11 अगस्त 2025। मनीषा के लिए ये दिन बाकी दिनों से अलग नहीं था। एक प्राइवेट प्ले स्कूल टीचर जिसका फ्यूचर उम्मीदों से भरा था, लेकिन आज वो एक खास वजह से अपने यूजुअल टाइम से थोड़ी लेट दोपहर 1:58 PM के आसपास स्कूल से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में दिखी। वो अपने सपनों को पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ा रही थी। पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने जा रही थी। उसके रूटीन में ये एक छोटा सा चेंज था जो उसके सपनों की तरफ जा रहा था, लेकिन ये आखिरी बार था जब वो कैमरा में रिकॉर्ड हुई। समय बीतता गया और मनीषा जब घर नहीं लौटी तो उनके घर वाले बेचैन हो गए। ये उनके लिए अजीब था क्योंकि मनीषा हमेशा टाइम पर घर पहुंचती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी परेशानी बढ़ती गई और वो मनीषा को हर जगह ढूंढने लगे। यहाँ तक कि वो मनीषा के स्कूल भी गए, जहाँ उन्हें पता चला कि मनीषा ने आज स्कूल बस नहीं ली थी और इस बात से उनकी परेशानी को एक अनजाने खतरे का एहसास हुआ। इसलिए वो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधा पुलिस स्टेशन गए। आफ्टर ऑल, किसी भी मिसिंग केस में फर्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल होते हैं और हर पल की देर मनीषा को एक खतरे में डाल सकती है। कोई भी पिता इस हालत में यही उम्मीद करेगा कि उनकी कंप्लेन लेकर पुलिस जल्द से जल्द तलाश शुरू करे, पर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें इंतज़ार करने को कहा गया और समझाया गया कि मनीषा खुद ही लौट आएगी। पुलिस ने इस मामले को आम लड़कियों के भागने का मामला समझकर नज़रअंदाज कर दिया। इस इग्नोरेंस ने मनीषा के परिवार की बेचैनी को और बढ़ा दिया क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी ऐसी नहीं थी। अगले दिन 12 अगस्त को भी उसे ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तब परिवार की उम्मीदें लगभग ख़त्म हो चुकी थी। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को मनीषा के परिवार के पास एक कॉल आई। दूसरी तरफ से कहा गया कि भिवानी के सिंघानिया गांव के एक खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिला है और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मनीषा की थी। शमशान घाट में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी कहाँ गई यार, कैसे गई? मेरी पत्नी की बुरी दशा करी है। मेरी पत्नी की इतनी बुरी दशा करी है, उसकी बॉडी भी नहीं चली उनको। ठीक है, सारी जान देख दिया उस पत्नी को। जब पुलिस पहुंचे तो उन्हें मनीषा की बॉडी डिकम्पोज हालत में मिली और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इस मौत के बाद 2 अलग अलग सच्चाइयाँ सामने आई। पहली सच्चाई वो थी जो पुलिस रिपोर्ट और 3 अलग अलग ऑटोप्सीज ने दी, जिसमें एम्स दिल्ली की एक टॉप ऑटोप्सी भी शामिल थी। पिछले 2 ऑटोप्सी के मुताबिक मनीषा ने इंसेक्टिसाइड खाकर सुसाइड किया था। उसकी बॉडी पर जो चोटें मिली थी उसकी वजह उसकी मौत के बाद एनिमल बाइट और बॉडी के डिकम्पोज होने का बताया गया। लेकिन पुलिस की इस कहानी के अलावा एक और सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो मनीषा के परिवार और सारे देश के लिए छुपी हुई थी। ये वो सच्चाई थी जिसमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक मर्डर का पर्दाफाश किया, जिनका दावा था मनीषा की मौत का असली कारण दम घुटना था और सुसाइड नोट एक गहरी साजिश का हिस्सा। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पब्लिक बिलीफ के बीच इस टकरार ने एक पर्सनल ट्रेजेडी को एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल दिया। इस मामले ने हाईवेज ब्लॉक करवाए, इंटरनेट बंद करवाया, पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करवाया और देश की बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस मामले में शामिल होना पड़ा। इस केस ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। जब सबूत सच्चाई छुपा रहे हो तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? क्या आप उस रिपोर्ट पर ट्रस्ट करेंगे जो कागज पर है या उस सच पर जो इंसान अपने दिल से जानता है? वेलकम टू द शो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं द केस ऑफ मनीषा भिवानी। मनीषा कुमारी 19 साल की एक लड़की जो हरियाणा के धनी लक्ष्मण गांव में अपने बड़े परिवार के साथ रहती थी। घर में उसकी 2 बड़ी बहन, 3 छोटी भाई बहन और माता पिता थे। सब मिलकर 8 लोग एक साथ रहते थे। मनीषा का परिवार एक किसान परिवार था, इसलिए उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी और घर की हालत अक्सर तंग रहती थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद मनीषा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वो नर्स बने। उसका परिवार उसके सपने में उसके साथ खड़ा था। परिवार के लोग
मनीषा का हौसला बढ़ाते थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए और परिवार की मदद करने के लिए मनीषा ने सिंघानिया गांव के एक प्ले स्कूल में टीचर की जॉब शुरू की। वो एक बहुत ही सीधी सादी और समझदार लड़की थी जिसे सभी लोग पसंद करते थे। मनीषा की जिंदगी उसके सपनों की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितनी मुश्किल होने वाली थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा रोज की तरह अपने स्कूल के लिए घर से निकली। स्कूल से निकलने के बाद वो दोपहर 1:58 पर अपने घर से कुछ ही दूर एक सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार दिखी। उसके घर वाले को उम्मीद थी कि वो जल्दी घर लौट आएगी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी उनकी ये उम्मीद बेचैनी में बदलने लगी। उन्होंने मनीषा को कई बार फ़ोन लगाया पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर उनकी घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि मनीषा कभी भी बिना बताए अपना फ़ोन बंद नहीं रखती थी। इस वजह से परेशान होके मनीषा के फैमिली मेंबर्स उसे हर जगह ढूंढना शुरू किया। शाम 7 बजे के करीब उसके स्कूल भी गए। वहां उन्हें पता चला कि मनीषा ने उस दिन बस नहीं ली थी। उसने बस ड्राइवर को कॉल करके बता दिया था कि वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में जानने जा रही है। इस जानकारी ने उनकी परेशानी को कम करने की जगह और बढ़ा दी। इस उम्मीद से कि पुलिस मनीषा को जल्द ढूंढ लेगी, वो लोग तुरंत लोहारू पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। उन्होंने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया और कहा कि मनीषा शायद किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें पुलिस स्टेशन से भगा दिया। पुलिस की इस लापरवाही के बावजूद मनीषा के परिवार ने हार नहीं मानी। मनीषा के पिता संजय और परिवार के बाकी लोगों ने खुद उसे ढूंढना जारी रखा। सबसे पहले वो लोग उस नर्सिंग कॉलेज गए जहां मनीषा को जाना था, लेकिन कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मनीषा के वहां होने की किसी भी जानकारी से मना कर दिया। मनीषा के पिता संजय सिंह ने बाद में बताया कि कॉलेज की 3 रिसेप्शनिस्ट नशे की हालत में लग रहे थे और इस वजह से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और रजिस्ट्रार की जानकारी नहीं दी। इसके बाद वो लोग मनीषा के दोस्तों और जान पहचान वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन 12 अगस्त को भी जब मनीषा घर नहीं लौटी तो परिवार की कई कोशिशों और दबाव के बाद लोहारू पुलिस स्टेशन की एएसआई शकुंतला ने शाम 5:30 के करीब आखिरकार मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल तो की, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और मनीषा को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने ना तो फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और ना ही नर्सिंग कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज या कोई गवाह से पूछताछ की। पुलिस एक ही बात पे अड़ा था कि मनीषा खुद वापस आ जाएगी। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव में एक किसान को घास के खेत में एक लड़की की डेड बॉडी दिखा और उसने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस को डेड बॉडी के पास से मनीषा का आधार कार्ड और उसके कुछ और सामान मिले, जिससे उसकी पहचान मनीषा के रूप में हुई और कंफर्मेशन के लिए एएसआई ने मनीषा के पिता संजय सिंह को बुलाया। संजय सिंह और बाकी फैमिली मेंबर्स जब वहां पहुंचे तो एक नज़र देखते ही उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये लाश उनकी ही बेटी मनीषा की थी। मनीषा का शरीर खेतों में पड़ा हुआ मिला था, वहां जहां से लोग सुबह सुबह गुजरते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी को एक तरह से डंप की गई थी, मतलब मर्डर के बाद उसे वहां लाकर फेंका गया था। इससे ये भी क्लियर होता है कि उसके मर्डर कहीं और हुआ हो सकता था और बाद में लाश को खेत में डंप किया गया। मनीषा के गले को दिया गया था और उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। उसके चेहरे पर भी इंजरी मार्क्स थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसने अपने आखिरी पलों में स्ट्रगल किया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये मेंशन हुआ था कि उसके शरीर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा का निशान थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, जो फिजिकल असॉल्ट या खींचातानी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं। जैसे ही गांव वालों को मनीषा की लाश मिलने की खबर मिली, वहां आग सी भनक उठी। जिस किसान को लाश मिली थी उसने ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलाई। देखते ही देखते हजारों लोग उस खेत के पास जमा हो गए और उन्होंने
मनीषा के परिवार का साथ देना शुरू किया। उनके दिल में एक ही आग थी, बेटी को न्याय चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक वो मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस ने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उल्टा उनका प्रोटेस्ट और बढ़ गया। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा था, बल्कि पूरे देश के लिए एक सवाल बन गया था। इस प्रोटेस्ट से पूरा भिवानी हिल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, हाईवेज ब्लॉक कर दिए और बाजार बंद कर दिए। हर तरफ एक ही आवाज थी, जस्टिस फॉर मनीषा। इसी दौरान पुलिस ने एक नया ट्विस्ट लाया। उन्होंने एक शॉपकीपर को सामने लाया जिसने दावा किया कि मनीषा ने उसकी दुकान से इंसेक्टिसाइड खरीदा था। मनीषा जो थी वो कह रहे हैं आपकी दुकान से सप्लाई लेके गई थी, तो कब लेके गई थी? वो 11 तारीख को 1:55, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:55 के आसपास वो आई थी और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। तो कितने रुपए की ले गई थी? वो 600 रुपये की लेके गई। उन्होंने बताया वो क्या, मतलब किस चीज़ के लिए लेके जा रही है? कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं बोला सर उन्होंने। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया जिसमें मनीषा उस दुकान के पास दिखे। इसके साथ ही पुलिस ने मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया। पुलिस ने इस सबूत के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि मनीषा ने सच में किया था, लेकिन मनीषा का परिवार और पब्लिक का अब तक पुलिस से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने इसे एक साजिश का हिस्सा माना। उनके दावे थे कि मनीषा को कहीं ले जाया गया था और उसके बाद उसके साथ कुछ गलत किया गया था। कुछ लोग तो ये तक स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये एक ऑर्गन ट्रेड का मामला है। इसके बाद कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस केस की जांच शुरू कर दी। उनके नए दावों ने मामले को और उलझा दिया। एक तरफ पुलिस की थ्योरी थी और दूसरी तरफ उनके खुलासे, जिसने पब्लिक कंफ्यूजन और गुस्से को और बढ़ा दिया। सिंघानी के साथ साथ अब ये मामला भिवानी और लोहारू तक फैल चुका था। हजारों की संख्या में गांव वाले और स्टूडेंट सड़कों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक असली सच सामने नहीं आता तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, भले ही उन्हें कितना भी इंतजार करना पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बढ़ते हुए गुस्से को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए भिवानी और चार की दादरी में मोबाइल इंटरनेट, बल्क SMS और डोंगल सर्विसेज 48 आवर्स के लिए बंद कर दिए। हाईवेज पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा दी गई थी, लेकिन गुस्से में आई भीड़ के सामने उनकी भी एक ना चली। इस बढ़ती हुई हलचल के बीच सरकार भी दबाव में आ गई। चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पर भिवानी SP और कई दूसरे ऑफिसर को सस्पेंड और ट्रांसफर कर दिया गया। उन पर मनीषा के मिसिंग रिपोर्ट को नजरअंदाज करने और मामले को ठीक तरह से हैंडल ना करने का आरोप था। इस दौरान पुलिस ने सुसाइड एंगल की जांच के लिए 5 मेंबर्स की फॉरेंसिक मेडिकल पैनल भी बनाया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सके। लेकिन पब्लिक की मांग थी कि CBI जांच हो। उन्होंने साफ कह दिया था कि हरियाणा पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। आखिरकार अनरिलेंटिंग प्रोटेस्ट और अंतिम संस्कार के लिए इनकार को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने 20 अगस्त को CBI जांच की मांग को मान लिया। CBI को जांच सौंपने का फैसला सुनकर लोगों में एक नई उम्मीद जागी। परिवार की मांग पर मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया, जिसके बाद 21 अगस्त को हजारों लोगों की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन CBI आने के बाद भी सारे सवाल खत्म नहीं हुए थे। रोहतक PGI पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कब्रों की जांच ना होना और फॉरेंसिक रिपोर्ट में अलग अलग दावे, ये सब बातों ने इस मामले को और उलझा दिया था। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब सबकी नज़र है और CBI की जांच भी अभी जारी है और उसकी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। मनीषा का केस अब सिर्फ एक साधारण पुलिस केस नहीं, बल्कि एक ऐसा केस बन चुका है जो हम सबसे एक सवाल पूछती है। एक तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पुलिस की सबूत है जो इसे सुसाइड का मामला बताते हैं, और दूसरी तरफ एक पिता का दर्द और पूरे समाज का गुस्सा है जो इस कहानी को मानने को तैयार नहीं। CBI की जांच और एम्स की रिपोर्ट भी मनीषा के परिवार को अपनी बेटी लौटा नहीं पाएगी, और सिर्फ इंसाफ के लिए ही हर दिन उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये केस इस देश के लिए एक आईना बन चुका है जो दिखाता है जब सिस्टम पर से भरोसा उठ जाए तो लोग किस पर ट्रस्ट करेंगे।
क्या मनीषा की मौत सच में एक सिंपल थी जिसे पब्लिक ने साजिश समझ लिया था, या फिर ये एक गहरा राज है जिसे कुछ पावरफुल लोगों ने मिलकर छुपा दिया।